जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त शानदार होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आइए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे तो हमारी रिकॉल क्लास थी। रिकॉल क्लास में पूरे वीक में जो भी पढ़ाया, जो भी टॉपिक पढ़ाया, उसको प्रॉपर रिकॉल किया, उसको समझा, क्लास का रिवीजन किया। क्योंकि आप पढ़ते हैं बट आप रिवीजन नहीं करते, इसलिए आपका पढ़ना व्यर्थ है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपने जो पढ़ा वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए आप पढ़ें कैसे, रिकॉल कैसे करें, रिकॉल क्या होता है, पूरा समावेश इन दो क्लासों में आप देखिएगा। शनिवार को और रविवार को जो लास्ट दो क्लास हैं उनको देखिए। प्ले लिस्ट भी बना रखी है ताकि आपको वीडियो सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। प्ले लिस्ट पर जाइए, रिकॉल पे क्लिक कीजिए, आपको दोनों वीडियो सामने दिखेंगे। तो आइए, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर कहाँ से, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हुई, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ एवं पंचम पीढ़ी जो अभी वर्तमान रनिंग में चल रही है। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जाने जाने क्या होती है कंप्यूटर की पीढ़ी। जी हाँ, क्या होती है कंप्यूटर की पीढ़ी, आइए समझिए। समझिए आइए। कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है? फॉर पटवार, वीडियो एंड ऑल एग्जाम। बिल्कुल सरल एनिमेशन के साथ बाय यश सर के साथ। तो आइए प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं दो, इनपुट आउटपुट डिवाइस, रैम रोम एवं मेमोरी। ये हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर की जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। प्रॉपर वे में, बहुत सीक्वेंस में, थोड़ा सा स्लो चलेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिक और कुछ नया नवाचार लास्ट क्लास से शुरू किया है। जो एक गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए, सुप्रभात को सुप्रभात बनाने के लिए एक नया शुरुआत, एक नया कंटेंट, एक नया कुछ नया नवाचार जिसको बोला जा सकता है और जिसको कहते भी हैं सफ़र मुश्किलें आए, सॉरी सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ाती है। अपना हौसला बुलंद रखिए, कितनी भी परेशानी आए, कठिनाई आए, टूटे ना, झुके ना, अपने मेहनत को बनाए रखिए। आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। जी, आप सामने देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी देखिए, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक। जी हाँ, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन था। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी का जो समय था 1942 1956 तक था। अच्छा, ये जो आप आपके सामने देख रहे हैं ये है वैक्यूम ट्यूब।
वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं। 1942 से 1956 तक। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब का मैं डायग्राम इसलिए लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे कि भाई वैक्यूम ट्यूब कुछ वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार दिखा करती थी। जी वैक्यूम ट्यूब की सहायता से कंप्यूटर कार्य करता था। वैक्यूम ट्यूब की सहायता से ही कंप्यूटर कार्य करता था। अच्छा, ये आप वैक्यूम ट्यूब देख रहे हैं, कुछ ये अलग है, 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 ये अलग, ये अलग, ये सब प्रकार के सब अलग अलग हैं। अच्छा, फर्स्ट पीढ़ी में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किस चीज के लिए? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1956 तक चली। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। एवं अच्छा, उपयोग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब तो आ गई, बट इसमें स्टोर भी करते थे, इसमें डेटा को सेव भी करते थे। डेटा को सेव करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। ये ये पंच कार्ड है, एक पेपर होता था, एक नॉर्मल, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक नॉर्मल ऐसा कुछ पेपर हुआ करता था, तो पेपर में ये जो लिखा है ये एक डेटा होता था, तो इसको पंच करके इसमें होल करते थे, को पंच करके इसमें होल करते थे। और आपने 15 से 20 साल पहले के आसपास की बात है, 15-20 साल के आसपास की ड्यूरेशन ही है। तो एक चौकोर में एक टिकट मिलते थे, येलो कलर का, ऐसा कुछ टिकट होता था, वो पूरा होता था, उसमें कुछ पंच करके उसमें सील वगैरह कुछ लगा के फिर टिकट दिया करता था रेलवे स्टेशन पे। टिकट वगैरह में टिकट काउंटर पे टिकट मिलता था, बिल्कुल कार्ड से और येलो गोल्डन कलर का एक पुष्टे जैसा एक मोटे मोटे पेपर जैसे एक पेपर होता था, तो उस पर पंच करके टिकट दिया जाता था। वैसे ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को पंच करके पंच कार्ड की सहायता से सेव करा जाता था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एक खास बात, एक अलग खास बात थी। कंप्यूटर का डायग्राम तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसका डायग्राम अवेलेबल है नहीं। इतने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे कि सपोज करिए कि ये पूरा आपके सामने जो पूरा पैनल दिख रहा है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, माउस है, ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। इतना बड़ा कंप्यूटर होता था, पर उसमें मशीन वगैरह लगती थी, और उसको चलाने में इतनी कठिनाई होती थी कि उसको 2 दिन तो ऑन करने में लगते थे। ऑन करने में लगते थे। देन हीट हीट का भी काफ़ी उत्पन्न करता था हीट। अगर आप उस कंप्यूटर के पास में अगर हैं, आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत गर्मी सी और बहुत घुटन सी महसूस होती थी, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना हाई लेवल का क्रिएट उस समय हो जाता था
कि उस कंप्यूटर को यूज़ करना काफ़ी दर्द होता, मतलब दर्द तो नहीं, काफ़ी परेशानियों का, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था यूज़ करने के लिए भी। एक तो साइज़ में काफ़ी बड़ा, रेयर केस में उसको कोई यूज़ करते थे, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते थे, ऑलमोस्ट साइंटिस्ट यूज़ करते थे उस समय, क्योंकि नॉर्मल या फिर किसी भी पीपल्स के लिए यूज़ करना, पहले बात तो पता भी नहीं चलता था कि ये डिब्बा सा है क्या। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है साइज़ में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। देन प्रोसेस करने के लिए और एंड प्रोसेसिंग करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उसमें यूज़ किया जाता था। जी हाँ, आपने सुना, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। देन सेव करने के लिए उसमें पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। मैंने आपको बताया कि ये पेपर है, इसे पंच पंच करके इसको पेपर को सेव करके रखा जाता था। और आप समझेंगे बिल्कुल, केबी केबी से भी कम इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी हुआ करती थी। या आप बिट मान लीजिए, केबी तो काफ़ी बड़ा हुआ है, आप इसको बिट, बिट सबसे छोटा था बिट, बिट के अकॉर्डिंग कैपेसिटी हुआ करती थी। मतलब अगर आप नॉर्मल वे में समझें, सैमसंग चैम्प एक फ़ोन आया करता था काफ़ी समय पहले, या नॉर्मल आप कोई भी 2G 3G फ़ोन ले लीजिए, 2G फ़ोन ले लीजिए, जो कैमरे वाला फ़ोन, या कीपैड फ़ोन ले लीजिए, आप उसमें एक फ़ोटो खींच सकते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करिए, उससे भी कम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी। और उसको पंच कार्ड जो आप जो देख रहे हैं, जी, या शायद आगे वाले पेज पे, ये जो आप पंच कार्ड देख रहे हैं, इसको अलमारी में ऐसे इसको सेव करा जाता था। जस्ट लाइक अ कैश, इसको कैश जैसे कि आप सेव करते हैं बिल्कुल अलमारी में, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके अच्छे से बिल्कुल तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी उसी तरीके से सेव करके स्टोर करके रखा जाता था अलमारी में। जी, ताकि डेटा को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इसकी भी एक समय सीमा थी। इसकी भी स्टोर करने की एक समय सीमा हुआ करती थी। जी, क्योंकि काफ़ी देखो, देखिए एनवायरनमेंट चेंज होता है, सर्दी आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है, मानसून, रेनी, सब चारों प्रकार के सीजन आते हैं। अब तो ये देखने को आ रहा है कि सुबह गर्मी, दिन में बारिश और शाम को सर्दी, ऐसा ऐसा मौसम आ रहा है। शायद पहले भी ऐसे हुआ कभी, करते होंगे। तो आइए टॉपिक बात करते हैं। ये है पंच कार्ड, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा को सेव करे, ये पूरा, ये है मशीन, ये पंच कार्ड की मशीन है। ये कोई व्यक्ति है जो कि यूज़ कर रहे हैं पंच कार्ड को। ये आपके सामने मशीन है, ये पेपर है, पेपर है। जी, तो ये है पंच कार्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ये। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर ये है। इसको एक लिखिए, समझिए कि प्रोसेस,
करने के लिए वीटी यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इसमें लिखिएगा क्या है आपके सामने पंच कार्ड। पंच कार्ड ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। जैसे कि अगर आप इसको माने समझें तो ये कंप्यूटर की एक मेमोरी थी। मेमोरी ड्राइव लाइक अ हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी बोल सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस थी ये। प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है पंच कार्ड का। ये रहा पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी की स्टोरेज डिवाइस। प्रथम पीढ़ी की स्टोरेज डिवाइस जी। पहली जनरेशन हमने पढ़ी। पहली जनरेशन कब से कब तक स्टार्ट हुई? 1942 से 1956। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत है 1942 से 1956 तक थी। प्रथम पीढ़ी में जो प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब थी। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रश्न आपके सामने ये भी बन सकता है कि प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, प्रॉपर। वैक्यूम ट्यूब एंड स्टोरेज डिवाइस स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है पंच कार्ड। जी। अच्छा, इसकी प्रथम
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा असेंबली लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम पीढ़ी में भाषा के रूप में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जी बिल्कुल, प्रथम पीढ़ी की भाषा थी। एंड उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, उदाहरण के तौर पे अगर आप समझें तो ENIC ENIAC UNEIAC UNIVAC। अच्छा ये शायद गलत हुआ है। UNVIAC। ओहो, UN इन प्रकार के कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया गया था। जी प्रथम पीढ़ी को, अच्छा प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखने के लिए काफ़ी समय और काफ़ी जगह की आवश्यकता हुआ करती थी। इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा सक्सेसफुल उस समय हो नहीं पाए, क्योंकि यूज़र भी काफ़ी कम थे, प्रोसेसर भी काफ़ी बिल्कुल लो लेवल का प्रोसेसर था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप शायद बोर हो रहे हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई समय है नहीं बोर होने का। प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, किस किस प्रकार की कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग किया गया था। असेंबली है, बाइनरी है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, किस प्रकार का उपयोग किया गया था। तो आप क्या सोचोगे, बट मशीन भाषा तो थी, कौन सी थी, हमारी थी। कंप्यूटर कौन सी भाषा थी, क्या आप सोचने बैठोगे, बट ये नहीं, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। सिंपल है, शॉर्ट है। अगर प्रश्न आए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, प्रॉपर एक बार फिर सीक्वेंस में बता रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था एवं कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आप ये प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में सीधा उत्तर आया, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। आप सोचे नहीं कौन सी थी, आप ऑप्शन देख के सोचे नहीं, प्रश्न आपके सामने, उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप विकल्प देखने ना बैठिए, जिसके पास विकल्प होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके पास एकमात्र विकल्प होता है वो बहुत कुछ कर लेता है। आपको पता है मेरे सामने ये एग्ज़ाम है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेरा मेरे जो वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये सोचूं ये करूं, वो सब भ्रम वाली चीज़ें।
अगर आप एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देंगे, आप अपने टारगेट की तरफ ध्यान देंगे, तो प्रॉब्लम से दिमाग ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देंगे तो टारगेट से ऑटोमेटिक हट जाएगा। टारगेट और प्रॉब्लम दोनों एक साथ चीज़ चलती है। टारगेट पे ध्यान दोगे, प्रॉब्लम से हट जाएगा। प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे तो टारगेट से हट जाएगा। अब आप चुनना आपको है। आपको टारगेट चाहिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करना है। ध्यान से, शांतिपूर्वक अपना पढ़िए, मन चित एक चित लगा के पढ़िए, मस्त रहिए। आइए हम अब आ चुके हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन 1956 से 1965 तक सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का ड्यूरेशन 1956 से 1965 के बीच हुआ करता था जी। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा होगा, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, देन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जी। इसने इसको रिप्लेसमेंट किया था। क्यों वैक्यूम ट्यूब को क्यों रिप्लेसमेंट किया था? तो वैक्यूम ट्यूब जो थी काफ़ी कॉस्टली हुआ करती थी और ये काफ़ी हीट उत्पन्न करती थी। हीट को उत्पन्न करती थी, मतलब हीट, एक एनवायरनमेंट जो होता था आसपास का, उस एनवायरनमेंट काफ़ी हीट पैदा कर देती थी। तो काफ़ी दिक्कतें आती थी यूज़र को, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर फेस करना पड़ता था। काफ़ी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती थी। अब सपोज़ करिए कि गर्मी का सीज़न है, जो समथिंग अभी जो एटमॉस्फेयर, अभी जो एनवायरनमेंट है, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बरसात बारिश हो रही है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी फ़िलहाल ठीक ठाक चल रहा है। बट रिसेंटली 10 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो 42 45 46 एटलीस्ट मेरे पास में जो टेम्परेचर है, मतलब जहाँ मैं हूँ अभी फिलहाल करंट में, वहाँ 48 49 डिग्री टेम्परेचर पे पहुँच रहे हैं टेम्परेचर पर डे। अब आप सोचिए 48 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से आप पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर आप हैं, उस समय में हैं, तो आपका कंप्यूटर भी एक हीट एज उत्पन्न कर रहा है, आप भी उसी टेम्परेचर में। तो सोचिए कि बिल्कुल झुलसने वाली गर्मी उस समय आसपास उत्पन्न हो जाती थी। और इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को यूज़ करना इतना कठिन हुआ करता था कि मिनिमम पर डे आप 2 घंटे भी अगर उपयोग कर लें तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता था। अब तो 2 घंटे, बिल्कुल आप 9 घंटे क्या 12 घंटे नॉन स्टॉप सिस्टम पे बैठे रहते हैं, आप उसको 24 घंटे भी यूज़ करिए, कोई इशू नहीं है। बट पहले फर्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं था। वैक्यूम ट्यूब को बार बार इसको चेंज करना पड़ता था, पंच कार्ड को बार बार रिप्लेस करना पड़ता था, नई नई पंच कार्ड लाना पड़ता था, क्योंकि उसमें बिट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता था। बिट बिल्कुल शॉर्ट में मेमोरी होती थी और ऑन पेपर यूज़ किया जाता, उसके अंदर होल करके मेमोरी करके रखा जाता था। ऑन पेपर बिट में उसमें होल किया, उसको मशीन वापस रखा, तब डेटा को मिल पाता था। अब रखा तो शाम तक या कल तक डेटा प्राप्त होता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार का हाल था। देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आए तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर
1956 से 1965 के बीच में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का ड्यूरेशन रहा फर्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि वैक्यूम ट्यूब को वीटी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में शुरुआत कर दी गई। ये थोड़ी फास्ट हुआ करती थी। थोड़ी थोड़ी तेज गति से कार्य करने वाली होती थी। अच्छा, ट्रांजिस्टर को बनाया किसने? ट्रांजिस्टर को 1947 में ट्रांजिस्टर को 1947 में वेल लैब में इसका विकसित या बोलते तो बनाया गया। ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर है, सॉरी सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, उसमें ट्रांजिस्टर को 1947 में वेल लैब द्वारा बनाया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जब इसको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के पहले ही बना लिया गया था तो भाई इसका प्रयोग सेकेंड जनरेशन में ही क्यों किया गया? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में इसका प्रयोग इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि ये बनाया था प्रॉपर वे में, बना था नहीं। किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले उसको एक एग्जाम्पल तौर पर जिसको बार बार जांचना परखना पड़ता है। अगर आप कोई भी सिस्टम देखें या फ़ोन देखें, कंपनी मार्केट में लॉन्च करने से पहले अंदर ही अंदर उस चीज़ का 100 बार उपयोग करके देखती है कि भाई यूज़र इसको कब तक चला सकता है, कब तक संभाल सकता है, इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रॉपर सही चीज़ है या फिर क्या डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, ये कंपनी खुद देखती है। पहले इसको खुद प्रॉपर देखा गया है, चला गया, उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जी बिल्कुल, ट्रांजिस्टर को 1947 में वेल लैब ने बनाया था, वेल लैब में विकसित किया था। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, बट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ये मैग्नेटिक कोर डिवाइस, जी मैग्नेटिक कोर डिवाइस, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। जो सेकंड जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ही पंच कार्ड को रिप्लेस करती है। पंच कार्ड काफ़ी स्लो था, बार बार उसको चेंज करना पड़ता था, उसकी गति भी स्लो थी और काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता था। बट सेकंड जनरेशन में ऐसा कुछ था नहीं। देखिए क्या है कि पहली बात तो देखिए कि मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय पदार्थ। अब सपोज करेंगे जैसे कि दो चुंबक को पास में अगर लेंगे तो वो चिपक जाएगी। उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे तो उसके बीच का जो टेम्परेचर रहेगा वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचेंगी, बिल्कुल एक जुड़ने के कगार पे आ जाएंगी वो।
इतना उसमें बल पैदा हो जाएगा, एक फोर्स पैदा होगा, एक फोर्स देखेंगे तो बिल्कुल पास पास में, आस पास में बिल्कुल फोर्स इतना उत्पन्न हो जाएगा उसमें। तो उसी अकॉर्डिंग सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया है, ताकि डेटा बिल्कुल उसके अंदर बना रहे। अरे चुंबक में नहीं, मैग्नेटिक कोर डिवाइस MCD, मैग्नेटिक कोर डिवाइस का प्रयोग किया गया है स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं जी। कुछ ये देखेंगे तो आप, ये मैग्नेटिक कोर डिवाइस है, बट ये आपको देखिए आने वाले टाइम में थर्ड या फोर्थ जनरेशन में VVLSI कुछ जैसा ही दिखाई दिया करेगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भाषा कौन सी थी? असेंबली। बट सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज चेंज हुई। फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा होगा, फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग था। बट सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जी। फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज थी, देन सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ये अपडेट हुए ना। अपडेट, ये अपडेट हो फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, देन सेकंड जनरेशन में हाई लेवल यानी कि उच्च उच्च स्तरीय भाषा। सेकंड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें कोबोल, फोर्ट्रेन, इन दो भाषा का प्रयोग किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज में। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड बेसिक भाषा का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। सॉरी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा सब किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, और फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में भाषाओं के रूप में फोर्ट्रॉन, कोबोल और बेसिक जैसी, फोर्ट्रॉन, कोबोल जैसी भाषाओं का प्रयोग किया फोर्ट्रॉन, कोबोल जैसी भाषाओं का
प्रयोग किया गया था। जी। उदाहरण के तौर पे देखे तो हनी वेल, हनी 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 मनी मनी, हनी वेल, IBM 7030, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के मॉडल नेम है। IBM 4400, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के मॉडल नेम है कि इन कंप्यूटर का प्रयोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। IBM 7030 हनीवेल 400 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे। जी बस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी, हुआ, समझा। चलिए, हम अब आ गए हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पर। तृतीय पीढ़ी के, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन 1966 से 1975। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन था 1966 से 1975 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन था। अब आप इसमें ये जो सामने देख रहे हैं, इन्होंने एक चीज़ को रिप्लेसमेंट किया है। जी हाँ, इन्होंने एक चीज़ को रिप्लेसमेंट किया है। ये आपको एक चिप के समान दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं आईसी। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, देन थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। जी, इम्पोर्टेंट फर्स्ट एवं सेकंड जनरेशन से तेज था एवं बिजली की खपत कम थी। फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी बड़ा हुआ करता था, बिजली भी काफ़ी लगती थी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, हीट उत्पन्न होती थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, बिजली काफ़ी लगती थी, समय भी लगता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें सुधार आई।
बल्कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों जनरेशन से काफ़ी तेज हुआ करता था। आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, आपको डेटा तुरंत रिसीव हो। देन बिजली भी कम लगती थी और काफ़ी तेज हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन का सेकंड जनरेशन बिजली की खपत काफ़ी हुआ करती थी, वो चलाने में कठिनाई होती थी। बट जैसी थर्ड जनरेशन आई वैसे कंप्यूटर में काफ़ी तेज़ी आ चुकी। देन मॉडर्न, जिसको मॉडर्न समय बोलते हैं, वो समय आ चुका था। काफ़ी तेज़ गति से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी जो चल रहे हैं, सिमिलर अगर देखा जाए तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ही है वैसे देखा जाए। बस आपको पतली सी टीवी आती थी, तो पहले बड़ी सी टीवी आती थी जो पीछे तक निकली होती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के समय की बात है जी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एक चीज़ आई और आई, कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं का कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया गया। देन देन इसी जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार इसी जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया गया तथा मॉनिटर चलन में आया। क्या आया? मॉनिटर चलन में आया। इसी में टाइम शेयरिंग एवं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया जी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को उदाहरण के तौर पर अगर माना जाए तो उदाहरण आई बी एम। टेंशन मत लीजिए, आई बी एम का फुल फॉर्म अभी आपको बताऊंगा, वैसे मौखिक रूप से बोलता हूँ।
IBM बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM 360, IBM 370, IBM 370, IBM 360 एवं IBM 370, CDC 3005, ये तीसरा कंप्यूटर था। CDC 600, CDC 600, 000, सॉरी, CDC 6000, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म वो कोई बात नहीं, बोल लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आया था। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑलमोस्ट 75% कंप्यूटर का यूज़ होने लग गया था। अधिकतर लोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को समझने लग गए थे, उसका यूज़ करने थर्ड जनरेशन में लग गए थे। भले ही जो मॉनिटर था काफ़ी बड़ा हुआ करता था, बट उसका यूज़ होने लग गया था डेटा को शेयरिंग करने के लिए। इसी में हार्ड डिस्क भी यूज़ होने लग गई थी। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस के रूप में थर्ड जनरेशन में हार्ड डिस्क आ चुकी थी। जी इसी को मिलाकर हमारी थर्ड जनरेशन कंप्लीट हुई। देखिए, जनरेशन पूछी जाती है, बट जनरेशन ऐसी नहीं पूछी जाती कि थर्ड जनरेशन अलग कब से कब तक थी, ऐसा आता है। सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी, ऐसा भी आता है। बट सीरियलिटी से आता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या है। तो आइए हम हमारी फोर्थ जनरेशन को यूज़ करते हैं। फोर्थ जनरेशन हमारी 1975 से 1989 के बीच में उपयोग की गई थी। जी, ये हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1979 1989 तक 10 वर्ष का कुल ड्यूरेशन 10 वर्ष का कुल ड्यूरेशन हुआ था। जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं थर्ड जनरेशन में आईसी को रिप्लेस करते हुए VL फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का फुल फॉर्म, सॉरी, VLSI का फुल फॉर्म है। देखिए, अपडेट हुआ, ये जो प्रॉपर आप देख रहे हैं आपके सामने डायग्राम इसलिए प्रॉपर समझा है ताकि आपको बहुत अच्छे से और आप बहुत सही से चीज़ को देख पाएँ, उसको समझ पाएँ। आप अगर कभी CPU
खुला देखें या कभी सीपीयू खोल के देखें सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप इसको देखकर बहुत आसानी से बता देंगे कि ये VLSI है। ये LSI और VLSI लगभग सिमिलर होते हैं। VLSI थोड़ा सा बड़ा होता है, LSI थोड़ा सा छोटा होता है। प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग ये VLSI एक डिज़ाइन किया गया है। जी देख रहे हैं आप, ये है, ये देखिए, ये सब इससे कनेक्ट हो रखे हैं। अच्छा, ये लाइट चली गई। नहीं है, सब ठीक है ऑलमोस्ट। लाइट चली जाती है तो क्लास को भी स्टॉप करना पड़ता। जी, चीज़ें थोड़ी सी अपडेट हुई हैं फोर्थ जनरेशन में, थोड़ी काफ़ी चीज़ें अपडेट होंगी फोर्थ जनरेशन में। जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, काफ़ी विश्वसनीय हो गया है। क्यों विश्वसनीय हो गया है? वो क्यों, इसलिए ये आपके सामने डायग्राम देखिए। VLSI टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ का उपयोग आराम से कर सकता है। ATM मशीन है, डेबिट कार्ड है, पेट्रोल पंप पे रिफिलिंग है, और भी अधिकतर कई कई जगह मशीनों का उपयोग किया गया है। जैसे कि आप पानी का कैंपर लेते हैं, कॉइन डालते हैं, मशीन उसको ट्रेस करती है, देन उतना ही पानी उसको देती है जितना कि उसमें सिस्टम में फीड किया गया है कि भाई इतना कॉइन से इतना पानी आएगा या इतने लीटर पानी आएगा। देन ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, आप कभी कभी बड़ी इंडस्ट्री में गए हों या आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। वहाँ पे जो जो भी एक कस्टमर होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो कंपनी के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लिए जाते हैं, अटेंडेंस लग जाती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपने देखे होंगे, फेस रीडिंग करके आपने अटेंडेंस देखी होगी। ये ऑटोमेटिक मशीन में एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। एंट्री कब होती है, एग्जिट कब होते हैं, इन आउट कब होते हैं, कौन आया कौन गया, प्रॉपर पूरा एक डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, एक मेंटेन किया जाता है। ये ऑटोमेटिक, ये प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी VLSI, वेरी लार्ज सर्किट, सॉरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फॉर्मूला बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। टेलीकम्युनिकेशन, आप फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, चैट से वगैरह, यूट्यूब है, फेसबुक, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप यूट्यूब की सहायता से अपनी क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी की सहायता से कि मैं एक जगह से बैठे हुए आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ, जिसकी सहायता से पहुँचा पा रहा हूँ, VLSI है। थर्ड, यूट्यूब का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि VLSI डेवलप हुआ तब जाके यूट्यूब, देन अदर अदर चीज़ें का डेवलप होने लगा। एक व्यक्ति कहीं और बैठा है, दूसरा व्यक्ति कहीं और बैठा है, आपस में कन्वर्सेशन भी टेलीकम्युनिकेशन की सहायता से होता है। पहले था जी, फिर आया 2G सेकेंड जनरेशन, फिर आया 3G थर्ड जनरेशन, फिर आया 4G फोर्थ जनरेशन, अब है 5G फिफ्थ जनरेशन, देन अब अपडेट हो रहे हैं 6G सिक्स जनरेशन। एक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये सब जनरेशन के पार्ट हैं। देन हेल्थ, हेल्थ कोर इसलिए क्योंकि CT स्कैन है, थर्मल स्कैनिंग है, MRI है, और कई प्रकार की जांच आराम से VLSI टेक्नोलॉजी से हो सकती है। शरीर के अंदर पता लगाया जा सकता है कि कहाँ किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। बड़ी बड़ी एवं गंभीर बीमारियों का इलाज तकनीकी सहायता के थ्रू किया जा रहा है। पहले ऑपरेशंस वगैरह किए जाते थे, बट एक माइक्रो कैमरा को बॉडी के अंदर भेजकर अंदर इंटरनली ही ऑपरेशन करके माइक्रो कैमरा ऑटोमेटिक बाहर आ जा
आ जा सकता है, आ जाता है। ये सब टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण ही पॉसिबल हुआ। चीर फाड़ जो होती थी उससे मरने और डेथ होने के चांसेस भी काफ़ी रहते थे, बट अब चीर फाड़ होना बिल्कुल बंद तो नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर एक। बट स्पेशल केस में कुछ बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं पे चीर फाड़ वगैरह होती है। पर टेक्निकल सहायता से कट वगैरह ना लगाना पड़े, इंटरनल ही काम हो जाए, ऐसा टेक्निकल चीज़ डेवलप हो रही है। आने वाले समय में इन फ्यूचर भी डेवलप होगी, जिससे मेडिकल में भी काफ़ी शायद फ़ायदा मिले उस चीज़ को। फिफ्थ जनरेशन, सॉरी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो थर्ड जनरेशन में थी, बट हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कई अन्य भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे सी प्लस प्लस आदि। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जैसे कि पाइथन है, जावा है। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा हैं। तो फोर्थ जनरेशन यहाँ हमारी ऑलमोस्ट पूरी होती है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में एक चीज़ और हुई थी जी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में नेटवर्किंग का प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में नेटवर्किंग का प्रयोग किया गया था। इसी जनरेशन में मेमोरी डेवलपमेंट का कार्य भी किया इसी जनरेशन में मेमोरी डेवलपमेंट का कार्य भी किया गया था। जी बिल्कुल, इसी जनरेशन के कंप्यूटर में इसी जनरेशन के कंप्यूटर में एप्पल का प्रयोग किया गया था। इसी जनरेशन कंप्यूटर में एप्पल के का प्रयोग किया गया था, या एप्पल के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। इसी जनरेशन एप्पल के
कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। इसी जनरेशन में चिप का प्रयोग एवं प्रोसेसर पर ध्यान दिया गया। अच्छा देखिए, आपने अभी रिसेंट में सुना होगा, कुछ 1 साल 1.5 साल पहले के आसपास की बात है कि ताइवान एक देश है जो सिलिकॉन की चिप वगैरह डेवलप करता है। कुछ कारणवश चिप डेवलप नहीं हो पाई, तो काफ़ी वर्ल्ड में थोड़ा सा कुछ क्राइसिस आ चुका था और काफ़ी काम रुक गए थे, क्योंकि सिलिकॉन की चिप से इम्पोर्टेंट काम काफ़ी इंडस्ट्री में, सिम वगैरह को आप देखते हो तो पीछे चिप होती है, वो सिलिकॉन की चिप होती है, तो वो उसका कार्य रुक गया था। तो इसीलिए अब अधिकतर देशों ने चिप का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि प्रॉप सिलिकॉन की चिप बनाना काफ़ी कठिन बात होती है। देखिए, कोई धातु होता है, काफ़ी निकलता है, ये सब चीज़ें एक अलग है, बट चिप में आप काफ़ी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल सेफ। एक इतनी सी चिप में इतना सारा डेटा, बहुत सारा डेटा चिप में रखा जाता है। ये 4th जनरेशन जो है हमारी, ये पूरी होती है इसी जनरेशन में चिप है। इंटेल कोर उस समय आया था नहीं। इसी जनरेशन में 80386 ये चिप का नाम है। इस चिप का प्रयोग इसी जनरेशन में किया गया था। ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं मेरे। देन हम हमारी लास्ट जनरेशन, यानी कि हम हमारी अब 5th जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी 5वीं और अंतिम पीढ़ी, जो कि अभी वर्तमान तक है। 5th जनरेशन, 5वीं जनरेशन कंप्यूटर ये है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरफेस, सॉरी इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। This is a new दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक का उपयोग जनरेशन में किया गया था। ये आप देख रहे हैं, ये व्यू एल ऐसा ही है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कुछ इस प्रकार से दिखती है अंदर, अगर आप इसको देखेंगे तो सिस्टम के अंदर। देखिए, इसी जनरेशन में LEDI, सॉरी LEDI, LED से
LCDI बोले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी देखें LED वो मॉनिटर के रूप में आ चुकी है। ठीक है, मिनी माइक्रो कंप्यूटर आया। मिनी कंप्यूटर आँख में छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होता है। जो भी आपके पास कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर देखते हैं नॉर्मल शॉप से, वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसी जनरेशन में IA भी आया है, सॉरी AI भी आया है। आर्टिफिशियल AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी जनरेशन में, यानी कि 5th जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। देन इसी जनरेशन में आप देखेंगे, इसी जनरेशन में कंप्यूटर अधिक तेज गति से कार्य कर रहा है। इसमें क्या है कि उदाहरण देखें तो i3, आप किसी भी शॉप पे जाइए और बोलिए कंप्यूटर की शॉप पे जाइएगा, मुझे i3 कंप्यूटर चाहिए, मुझे i7 कंप्यूटर चाहिए। ये कंप्यूटर थोड़े से महंगे आते हैं, बट इनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ होती है। i3 है, i7 है, i9 है। ये तीन मोस्टली आई बोले तो इंटेल कोर प्रोसेसर, इंटेल i3 i7 i9 काफ़ी तेज़ होते हैं। और 32 बिट 64 बिट के इनके प्रोसेसर होते हैं, क्योंकि 32 बिट 64 बिट कंप्यूटर के पार्ट होता है। उसमें उसी अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, देन डेवलप किया जाता है। अगला है परम। ये है जो परम है, PL8 परम है। और प्लेटिनम में एक विशेष कार्य के लिए महत्वपूर्ण जगह इनका उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम PC, यह हमारी 5th जनरेशन जो थी वो कंप्लीट हुई। देन हमारा ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के रूप में SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आया। देन हार्ड डिस्क, ये 4th जनरेशन में थी, बट 5th जनरेशन में कंप्यूटर चालन हुआ। यह है मॉडर्न मेमोरी का पार्ट। ये भी है, बट ये करंट में इसका चलन तेज है। ये हमारी 5 जनरेशन कंप्यूटर को हमने आज एक क्लास में इसको कंप्लीट किया। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर 1942 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। ये मोस्टली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। बिट होती थी, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता था, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसकी भाषा असेंबली, इसकी लैंग्वेज थी।
सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ड्यूरेशन था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। काफ़ी कॉस्टली भी थी फर्स्ट जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर उनका ट्रांजिस्टर को 1937 में वेल लैब में विकसित किया गया। ट्रांजिस्टर को 1937 में वेल लैब में विकसित किया गया था। ये मैग्नेटिक कोल्ड डिवाइस चुंबकीय पदार्थ जो सेकंड जनरेशन में आया था। देन फर्स्ट जनरेशन की जो असेंबली लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आई। कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया। उदाहरण के तौर पर होम वेल 400, IBM 7030, ये कंप्यूटर का नाम है। थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 तक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी। IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। फर्स्ट सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से अधिक तेज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था एवं बिजली की खपत कम हुआ करती थी। इसमें कई प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं आई जैसे, और इनपुट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आया। टाइम शेयरिंग आया, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ। IBM 360, IBM 700, CDC 6000, हार्ड डिस्क भी आई इसमें। चतुर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन में 1979 से 1989 तक 10 वर्ष का कुल ड्यूरेशन था। VLSI इसका नाम है। थर्ड जनरेशन में जो चेंज हुआ उसका फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फोर्थ जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में आपकी IC थी, IC को प्रेस करके ये आया। काफ़ी विश्वसनीयता हो गया इस दोनों को कार्य करने में, इस पर यकीन होने लगा कि हाँ इस पर हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ फोर्थ जनरेशन में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोड इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी आपने पढ़ा समझा। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ अन्य भाषाओं का प्रयोग भी हुआ। इसी में C++ जैसी भाषाएं आई। इसी जनरेशन में कंप्यूटर के नेटवर्किंग का भी प्रयोग किया गया। इसी जनरेशन में मेमोरी डेवलपमेंट का भी प्रयोग किया गया फोर्थ जनरेशन में। इसी जनरेशन में कंप्यूटर में एप्पल सेकंड के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, जिसको अभी लैपटॉप है जिसको मैक बुक बोलते हैं, मतलब iOS, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी जनरेशन में चिप का प्रयोग किया गया। 80386 चिप का नाम था। देन पांचवी पीढ़ी 1989 से वर्तमान तक थी। VLSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका नाम था। दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक आई थी फिफ्थ जनरेशन में। इसी जनरेशन में LED LCD आई थी। माइक्रो मिनी कंप्यूटर आया था इसी जनरेशन में जी। AI भी इसी जनरेशन में आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी जनरेशन में कंप्यूटर की अधिक तेज गति से कार्य करने लगा। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर i3, i7, i9, एप्पल 1000, प्लेटिनम PC इसी जनरेशन में। देन SSD, देन हार्ड डिस्क। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ मैंने अपना 100% दिया तो उतना ही 100% आप तक पहुँचा होगा। उम्मीद यही है कि आपने प्रॉपर इस चीज़ को, इस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए। अगली क्लास जो हमारी ट्यूसडे को होगी उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो रिकॉल में इसको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ जोरदार शानदार होंगे। माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम व्यवहार से मिल के रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।